जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मिथुन मनहास। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं मिथुन मनहास, तो उन्हें अभी हाल ही में BCCI का अध्यक्ष बनाया गया है। वह भी एक क्रिकेटर रहे हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी खेलते रहे हैं दिल्ली की तरफ से। इसके अलावा IPL में वो दिल्ली, पुणे और चेन्नई की टीम से जुड़े रहे हैं। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। CEO हैं हेमांग अमीन, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, सचिव हैं देवजीत सैकिया, प्रभतेज भाटिया कोषाध्यक्ष हैं, मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर, अरुण धूमल IPL के अध्यक्ष हैं, पुरुषों के कोच हैं गौतम गंभीर और महिलाओं के कोच हैं अमोल मजूमदार। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2026 के लिए मस्कट किसे घोषित किया गया है? तो क्लच, मैपल और जायू, इन तीनों को 2026 के फीफा विश्व कप के लिए शुभंकर यानी मस्कट घोषित किया गया है। तो क्लच एक बाल्ड ईगल है, ये अमेरिका के लिए शुभंकर होगा। मैपल एक मूस है जो कि कनाडा का शुभंकर होगा। जायू एक जगुआर है, ये मैक्सिको का शुभंकर होगा। तो 2026 का जो फीफा विश्व कप आयोजित किया जाना है ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाना है, इसलिए इन तीनों के लिए अलग अलग मस्कट लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी? आंसर हो जाएगा 500। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा जम्मू कश्मीर में 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी और इसका उद्देश्य ये होगा कि छात्रों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग यानी BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो R अश्विन। दोस्तों जिस प्रकार से हमारे देश में IPL होता है ना, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है, तो उसमें R अश्विन भी अब शामिल होंगे और वो पहले ऐसे पुरुष खिलाड़ी बने हैं, पुरुष क्रिकेटर बने हैं जो बिग बैश लीग में शामिल होने जा रहे हैं। वो बिग बैश लीग की सिडनी थंडर फ्रेंचाइजी से खेलेंगे। भारत में ये नियम है BCCI का कि अगर कोई क्रिकेटर भारत के लिए खेलता है और अगर वो संन्यास नहीं लेता है तो वो किसी भी देश की लीग के लिए नहीं खेल सकता है। चूँकि अब अश्विन ने IPL और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इसलिए वो अब BBL भी खेल सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रांस के किस पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक साजिश के मामले में जेल की सजा सुनाई गई है? आंसर हो जाएगा निकोलस सार्कोजी। तो निकोलस सार्कोजी को जेल की सजा सुनाई गई है क्योंकि उन्होंने 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में लीबिया से अवैध रूप से धन प्राप्त करके आपराधिक धन प्राप्त किया था, जिसका आरोप उन पर लगा था। इसी साजिश के लिए उन्हें जेल की सजा सुनाई गई है। नाम याद रखिएगा इनका, निकोलस सार्कोजी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इमैनुअल मैक्रोन वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। करेंसी है यहाँ की यूरो। अगला क्वेश्चन है एशिया कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने, और ये क्रिकेट का एशिया कप है, ये आप याद रखिएगा। तो भारत ने पाकिस्तान को पीट कर एशिया कप 2025 जीता है। दोस्तों दुबई और अबू धाबी UAE में इसका आयोजन किया गया था और इसका जो मस्कट था शुभंकर क्या था? शेरू था, और ये T20 फॉर्मेट में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला हुआ था फाइनल, तो भारत ने 5 विकेट से हराया है पाकिस्तान को। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल रहे हैं तिलक वर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव, गेम चेंजर ऑफ द मैच शिवम दुबे। सबसे ज़्यादा छक्के फाइनल में तिलक वर्मा ने लगाए। सबसे ज़्यादा विकेट इस सीरीज में लिए हैं कुलदीप यादव ने, 17 विकेट लिए हैं। और कौन कौन सी टीम शामिल हुई थी? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान, UAE और पाकिस्तान। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी। ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। अच्छा दोस्तों, अभी 2025 में इसका आयोजन T20 फॉर्मेट में हुआ है।
लेकिन 2027 में इसका आयोजन बांग्लादेश में होगा और ये वनडे फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो ये एक बार T20 फॉर्मेट में होता है, एक बार ODI फॉर्मेट में होता है। तो इस प्रकार से ये एशिया कप आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ने हाल ही में प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पर की है? तो अंडमान द्वीप समूह में ऑल इंडिया के द्वारा, यानी ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। तो यह खोज जो की गई है वो विजयपुरम 2 नामक कुएं में की गई है। और दोस्तों, यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस पाई गई है उसमें 87% मीथेन गैस है। तो आप याद रखिएगा कि जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें ज़्यादातर मीथेन गैस होती है। तो जो अंडमान द्वीप समूह में प्राकृतिक गैस पाई गई है उसमें 87% मीथेन है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में किस देश को हराया है? तो भारत ने बांग्लादेश को हराया है। ठीक है, तो बांग्लादेश को हरा करके 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब भारत ने जीता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और ये जो मुकाबला है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? श्रीलंका के कोलंबो में। और सैफ अंडर 17 जो प्रतियोगिता है ये सैफ नामक संस्था के द्वारा आयोजित की गई थी। सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है और महासचिव पुरुषोत्तम कट्टेल हैं। अध्यक्ष हैं काजी सलाउद्दीन और इसके मेंबर हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत रन 2025 कितने देशों में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 100 से ज़्यादा देशों में विकसित भारत रन 2025 का आयोजन किया गया है। तो यह एक प्रकार की दौड़ प्रतियोगिता थी और ये 100 से ज़्यादा देशों में आयोजित की गई है और इसमें भारत की प्रगति, एकता और सकारात्मक छवि को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया है? तो सोनू निगम को दिया गया है और यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। ये बात भी आप याद रखिएगा। और इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच कितनी सीमा पार रेल लिंक विकसित करने पर सहमति हुई है? तो आंसर हो जाएगा 2। तो भारत और भूटान ने 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 नई सीमा पार रेल परियोजनाओं को विकसित करने पर सहमति जताई है। तो जो पहली परियोजना होगी ये कोकराझार असम से लेकर गेलेफू भूटान तक होगी, जिसकी लंबाई 69 किलोमीटर होगी। दूसरी परियोजना पश्चिम बंगाल के बनारहाट से लेकर समत भूटान तक होगी और इसकी जो लंबाई हो गई वो 20 किलोमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स की प्रस्तावना किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा लॉन्च की गई है कुछ समय पहले। तो इसका अब जो भारतीय संस्करण है वो आया है, इसको भारत में लॉन्च किया जाना है। तो इसकी प्रस्तावना मोदी जी ने लिखी है और मोदी जी ने प्रस्तावना में लिखा है कि ये जो उनकी आत्मकथा है इसमें मेलोनी की जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा उनकी सेवा और सिद्धांत को भी बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लड़कियों के बाल विवाह के मामले में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 69% की गिरावट दर्ज की गई है। तो अभी हाल ही में जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, टिपिंग पॉइंट टू 0, ये चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लड़कियों के बाल विवाह के जो मामले हैं वो 69% कम हुए हैं इंडिया में और लड़कों के बाल विवाह के मामले 72% कम हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिलजीत दोसांझ को 2025 में किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? इंटरनेशनल एमी पुरस्कार के लिए। तो भारतीय एक्टर और गायक दिलजीत दोसांझ को 2025 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है। उन्हें ये जो नॉमिनेशन मिला है यह इम्तियाज़ अली के द्वारा निर्देशित बायोपिक अमर सिंह चमकीला में उनकी दमदार भूमिका के लिए ये नॉमिनेशन मिला है और फिल्म में उन्होंने पंजाब के प्रसिद्ध लोक गायक अमर सिंह चमकीला का किरदार निभाया था। ठीक है, तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 के लिए दिलजीत दोसांझ को नॉमिनेट किया गया है, इतना आप याद रखिएगा। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला है
वो भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। अगला क्वेश्चन है, आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने कौन से 2 स्मृति चिन्ह जारी किए हैं? तो डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। जो 100 रुपये का सिक्का जारी किया है उसमें भारत माता की तस्वीर दिखाई गई है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि आरएसएस की स्थापना यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो स्थापना है वो 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा नागपुर महाराष्ट्र में की गई थी। आरएसएस का उद्देश्य है राष्ट्रीय निर्माण में योगदान, अनुशासन, सेवा भाव और सांस्कृतिक जागरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है 25 से 28 सितंबर के बीच में। तो भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आईटीबीपी के जवान भी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल बीरेन वत्स ने किस संगठन के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा एनसीसी, यानी एनसीसी के 35वें महानिदेशक कौन बने हैं? वो बने हैं बीरेन वत्स। उन्होंने गुरबील पाल सिंह का स्थान लिया है। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसमें सेना यानी आर्मी, नौसेना और वायुसेना की तीनों शाखाएं हैं और इसका जो स्लोगन है वो है एकता और अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी 2023 के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सबसे हिंसक अपराध किस राज्य में दर्ज हुए हैं? आंसर हो जाएगा मणिपुर में। तो दोस्तों एनसीआरबी का अभी डेटा जारी किया गया था, इसमें यह बताया गया है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा हिंसक अपराध कहाँ पर हुए हैं? मणिपुर राज्य में हुए हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि 2023 से वहाँ पर हिंसा है, तो हिंसा के दौरान बहुत ही हिंसक अपराध वहाँ पर दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व के लिए गज रक्षक नाम का एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गज रक्षक। तो इसमें हाथियों की लोकेशन, उनका मूवमेंट और उनके व्यवहार की जानकारी मिलेगी, जिससे जो लोग हैं यानी मनुष्य हैं और हाथियों के बीच में जो झड़प हो जाती है उसको रोका जा सकेगा और उनके मूवमेंट वगैरह का पता लगाया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित छन्नू लाल मिश्र किस घराने से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा बनारस घराना। तो पंडित छन्नू लाल मिश्र का अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को निधन हुआ है। 3 अगस्त 1936 को इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में और ये बनारस घराने से संबंधित थे और इनका संबंध ख्याल, पूरब अंग की ठुमरी, दादरा, चैती और भजन, इनसे इनका संबंध रहा है। इन्होंने शिक्षा अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्र और उस्ताद अब्दुल गनी खान से प्राप्त की थी। 2014 में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के प्रस्तावक भी रहे हैं छन्नू लाल मिश्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यशस्वी जायसवाल को किस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? टाइम 100 नेक्स्ट। तो टाइम 100 नेक्स्ट सूची में यशस्वी जायसवाल को हाल ही में शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 128। तो दोस्तों अभी हाल ही में द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी किया गया है। इसमें 176 देश शामिल किए गए थे। भारत की रैंक 176 देशों में 128 है। और अगर हम टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 में सिंगापुर टॉप पर, फिर स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड रहा है। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष वेधशाला मिशन एस्ट्रोसैट ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 10 वर्ष पूरे किए हैं। तो दोस्तों भारत के पहले अंतरिक्ष वेधशाला मिशन एस्ट्रोसैट ने 28 सितंबर 2025 को अपने 10 साल पूरे किए हैं। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और यह एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसका काम है ब्रह्मांड का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 6.8%। पहले ये अनुमान था 6.5% का, अब अनुमान बढ़ा करके 6.8% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरव्यू किससे यानी इंटरव्यू एनेक्डोट्स
पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूपीएससी ने लॉन्च किया है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंटरव्यू किससे नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें इस बात का पता चलेगा कि जो अभ्यर्थी होते हैं वो इंटरव्यू किस प्रकार से देते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के इसमें इंटरव्यू साझा किए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे, जिनका चयन हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है, उन्होंने इंटरव्यू कैसे दिया है, इस बात की जानकारी आपको इंटरव्यू किससे नामक पोर्टल पर मिलेगी। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अजय कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। प्रथम अध्यक्ष थे इसके सर रॉस बारकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मान्यता दी है? IUCN, यानी कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। और जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 2025 किस स्थान पर मनाया गया है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 2 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है और इसका आयोजन दीक्षा भूमि में किया गया है। दीक्षा भूमि कहाँ पर है? नागपुर में। और ये वही स्थान है जहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा P इनियान ने। तो दोस्तों राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हाल ही में किया गया था, तो इसको तमिलनाडु के P इनियान ने जीता है। ये चैंपियनशिप हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित की गई थी। दूसरे नंबर पर रहे हैं H गौतम कृष्णा, तीसरे नंबर पर K शशि किरण रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2025 में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा E.T. नीलकंठन, प्रोफेसर बनवारी लाल, भावना पराशर। तो इन तीनों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया है 2025 का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI का डायरेक्टर किसे बनाया है? तो डॉक्टर कनद दास को बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। 1890 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य कार्य भारत की वनस्पति विविधता का अन्वेषण करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना और उसका कंजर्वेशन करना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का कृषि मीडिया पुरस्कार किस पत्रकार को प्रदान किया गया है? तो अमसी प्रसन्न कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? घुलनशील उर्वरक उद्योग संघ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि कृषि मीडिया पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G स्टैक का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब ये 4G स्टैक क्या है? तो दोस्तों स्वदेशी 4G स्टैक का मतलब ये है कि इसमें नेटवर्क से जुड़ी हुई सभी तकनीकें यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोर सिस्टम पूरी तरह से भारत में विकसित किए गए हैं। तो 4G स्टैक को स्वदेशी 4G स्टैक का जो उद्घाटन किया है वो 27 सितंबर 2025 को PM मोदी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो ये दोनों दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित हैं, जिन्हें अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है। इस प्रकार से अब भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 93 हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व यानी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से यह है भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। शीत मरुस्थल क्षेत्र मुख्य रूप से लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में फैला हुआ है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो श्रीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं।
इस बात को आप याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसके पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और इसकी वर्तमान में गवर्नर हैं पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे, श्रीश चंद्र मुर्मू और टी रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई की वरिष्ठ चयन समिति में किस पूर्व क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रज्ञान ओझा। तो दोस्तों अभी हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को बीसीसीआई की वरिष्ठ चयन समिति में शामिल किया गया है। यह समिति राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की चयन की जिम्मेदारी निभाती है, यानी कि सिलेक्शन करने का इसका काम होता है और उसी में प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को शामिल किया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमणी। तो आर वेंकटरमणी 2025 में फिर से भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं 2027 तक के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता क्या है? तो वह सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के योग्य होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहना चाहिए। ठीक है। केंद्र सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में ये काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश होते हैं। संसद में विधिक मामलों पर राय देते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो ये मिला है डीआरडीओ को। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ को वर्ष 2025 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने समाज, तकनीक और नीति के क्षेत्र में बड़ा और सकारात्मक बदलाव किया होता है। यह पुरस्कार द हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिए हैं? आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है। तो ईरान पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किस नाम से एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो दिल्ली में अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया गया बीएसएफ के द्वारा। इसका नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर लगाया जाएगा और यहाँ पर यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीमा है उसकी जो सुरक्षा है उसको और मजबूत करने के लिए ये सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है। तो इसके माध्यम से घुसपैठ और तस्करी को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों से वादा यानी प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान किन 2 संस्थानों ने मिलकर के शुरू किया है? तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के बच्चों से वादा अभियान शुरू किया है यानी प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। तो अभी जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 शुरू हुआ है, इसी दौरान ये अभियान भी शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा राजीव वर्मा। ठीक है। तो राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली की बात करें तो राजधानी इसकी नई दिल्ली है। विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा की 70 सीटें हैं और दिल्ली का साक्षरता प्रतिशत है 86.34%। राजकीय पक्षी है गौरैया। लोकसभा की यहाँ पर 7 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया था? तोमर राजपूतों ने। क्रिस वोक्स किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास लिया है? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग को वर्ष 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उन्मेष महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह पटना बिहार में आयोजित किया गया है। ठीक है। तो उन्मेष महोत्सव का तीसरा संस्करण 25 से 28 सितंबर तक पटना
में जो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों इसका जो आयोजन है ये संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के द्वारा किया गया है। तो ये साहित्य से संबंधित एक महोत्सव होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुआ लोई तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इन तीनों देशों यानी वियतनाम, फिलीपींस और थाईलैंड, इन तीनों देशों को अभी हाल ही में प्रभावित किया है। ठीक है, नाम क्या है इसका? बुआ लोई तूफान। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो 156वीं जयंती मनाई गई है। अच्छा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने अपना पहला जो सत्याग्रह है वो कहाँ पर शुरू किया था भारत में? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं तीनों क्वेश्चन के आंसर। अगला क्वेश्चन है, महिला वनडे में भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा। तो महिला वनडे में दीप्ति शर्मा भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 143 विकेट पूरे कर लिए हैं। और भारत में वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? झूलन गोस्वामी, उन्होंने 255 विकेट लिए हैं। फिर दीप्ति शर्मा है, इन्होंने 143। फिर नीतू डेविड ने 141 और नौसीन अल खादिर ने 100 विकेट, राजेश्वरी गायकवाड़ ने 99 विकेट हासिल किए हैं। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है सितंबर महीने की। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, तो इसको प्राप्त कर लें। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर उसके बाद कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड क्या यूज करना है? सितंबर 400, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करें। MP कांस्टेबल भर्ती आई है तो इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर जा करके। और दोस्तों GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच ऐप पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों स्टडी करके ऐप पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स के अलावा लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, स्टेट वाइज करेंट अफेयर्स की ई बुक, GKGS, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इनको प्राप्त कर लें। और 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा आपको 199 रुपये में। तो उसके लिए कूपन कोड यूज़ करना है पैकेज 100। तो आपको ये कूपन कोड यूज़ करके और ये पैकेज प्राप्त कर लेना है। और आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें हमारे, जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GKGS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF भी आपको ऐप पर ही मिल जाएंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।